कर दी? ठीक। ओके, सबसे पहली चीज जो आपसे हमने डिस्कस की थी लास्ट राउंड में, वो आपसे डिस्कस किया हुआ था रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी। रेस्पिरेशन आपसे कहा क्या था? रेस्पिरेशन का मतलब अब जो हमारे लिए आएगा, मैंने कहा था सांस लेना नहीं होगा। रेस्पिरेशन का मतलब होगा आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो आप ब्रेक डाउन भी आप कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ इसी को आप कह सकते हैं कम्बशन, कम्बशन ऑफ फूड। और काय के लिए होगा, ये भी आपसे कहा था इन सेल्स। पर्पस क्या होगा काय के लिए कम्बशन या करोगे, तो इसका पर्पस होगा अपना प्रोडक्शन ऑफ। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर किसको नहीं दिख रहा? सर मुझे तुम्हारा नेट कम हो सकता है या कमजोर हो सकता है। बाकी लोग बोर्ड देखो साफ नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो आपका यस सर। नेटवर्क हो रहा है, उसका इलाज वही है कि हम फिर बाद में वीडियो डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं, है ना। तब तक आप काम चलाएं, जितना काम चल जाए। देखो ध्यान से, इतना समझ में आ रहा है। बाकी अभी पीडीएफ लगाएंगे तो पढ़ने में आ जाएगी साफ साफ, है ना। ब्रेक डाउन मैंने कहा था, ब्रेक डाउन आप करते हैं, कम्बशन ऑफ फूड करते हैं इनसाइड द सेल, काय के लिए करते हैं, तो इसका भी आंसर अपने पास मौजूद है। आप करते हैं इसको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। नंबर 1 ये आपका रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन हो जाती है। केवल याद दिला रहा हूँ मैं क्या पढ़ाया था, फिर पीडीएफ स्टार्ट करता हूँ। दूसरा याद देखेंगे, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे हमने 2 टाइप के आपसे रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे तो एक सिंपल एक आध चीज और डिस्कस की, ब्रीदिंग और उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे आपको याद होगा वो भी याद दिला दूं। चलो यहाँ कहीं पहले ब्रीदिंग वाले याद दिला देता हूँ। आपसे कहा था जो आपकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग आपकी कैसी प्रोसेस होगी? ये प्रोसेस होती है एक्सटर्नल, या होती है सिर्फ ऑर्गन लेवल पे। और इस प्रोसेस में क्या होता है, केवल गैसेस का एक्सचेंज, इसमें कहीं से कहीं तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ब्रीदिंग मतलब सिंपल सांस लेना। और याद होगा रेस्पिरेशन क्या कहा था? रेस्पिरेशन वो है जो मोस्टली कहा होगा, जिसे अपन कहेंगे इंटरनल, ये होगा सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल का मतलब याद है, सेल्स ऑक्सीजन लेंगी और बदले में फूड बर्न करने के बाद, कम्बशन करने के बाद, एनर्जी डेवलप करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर छोड़ेंगी। और सबसे खास बात, इसमें आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ये आपका बेसिक हो गया। फिर हमने एक वर्ड लिए थे, आपको याद आएंगे, इसलिए रिकैप कर रहा हूँ कि अभी पीडीएफ पढ़ूं तो आपको याद आ जाए। इसीलिए हमने 2 तरह के रेस्पिरेशन लिए थे, एक आधा इंटरनल और एक आधा पार्ट कैसा होगा, एक्सटर्नल। ये तो नाम से ही नजर आ रहे होंगे यार, इंटरनल एक्सटर्नल ही क्या बताने। अब छोटी छोटी कुछ चीजें और इसमें जैसे बताएंगे, अलग अलग लोगों के लिए रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जब पीडीएफ में जाएंगे तो वो भी आएगा। जैसे ऑर्गन्स आपको मालूम है, ह्यूमन बॉडी में आपके रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए आप लंग्स इस्तेमाल करते हैं। यही अगर आप देखेंगे एक्वाटिक एनिमल्स, क्या आपको मालूम है एक्वाटिक एनिमल सांस लेते हैं? सर गिल्स। किसी ने सुना हो मछलियां वगैरह जब सांस लेती हैं, तो मछलियों वगैरह के लिए इस वर्ड आता है गिल्स। और गिल्स क्या होते हैं? गिल्स आप देखेंगे पाइप टाइप, ट्यूब टाइप उनका स्ट्रक्चर होता है। पानी एक साइड से बड़ी तेजी से घुसेगा और दूसरी साइड से निकल जाता है। जैसे अपने जो अपने लंग्स हैं, इनमें हम कौन सी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ना, देखना लंग्स में हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं डिजोल्व्ड इन एयर। अपने पास क्या होता है, हम एयर सक करते हैं, एयर लंग्स में गई, तेजी से गई, तेजी से बाहर हो गई। इस ड्यूरेशन में क्या करती है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, फिर उन ऑर्गेनल्स के भी नाम हम धीरे धीरे बाद में लेंगे। वो आपके ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं, एयर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अच्छा, अब जब गिल्स पे जाओगे तो मछलियां सांस कहाँ से लेंगी? तो मछलियां क्या करेंगी, उनके पास जो गिल्स होंगे उसमें आप देखना जैसे हमारी एयर फ्लो हो रहा था, उसमें पानी फ्लो होता है, और वो किस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं? वो एब्जॉर्ब करती हैं डिजोल्व्ड इन वाटर। अब एक मजेदार बात बताते हैं। क्या आपने याद लिया, आप 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते होंगे? अंदाज लगाओ, 1 सेकंड में लगभग कितनी बार लेते होंगे? सब अलग अलग लेते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, इस पे नहीं जा रहे। दौड़ोगे तेज हो जाएगी, लेटे होगे धीमी हो जाएगी, अंदाजन। सर 60 से 50, 50 से 60।
एक अंदाज ले लो, वैसे ही एक सोच लो, एक सांस लेके वैसे ही जरा एक सांस पे ध्यान दो। लगभग 1 सेकंड के आसपास आता है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, अपन 60 के अबाउट मान लेते हैं, 50 60 70 यही होगी रेंज, हाँ है ना। एक मजेदार बात है, जो मछलियां हैं उनके सांस लेने की रफ्तार या रेट ऑफ ब्रीदिंग, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये अपने से बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एक अंदाज लगाओ मछलियों को सांस तेज क्यों लेनी पड़ती है? अगर आपको याद हो, कल का मैंने आपसे कहा था हम सांस तेज कब लेते हैं। एक तो नॉर्मल सांस ले रहे हो, आपकी सांस तेज तेज कब चलेगी? सर जब वर्कआउट करते हैं। जब हम जब कोई आप, एक्सरसाइज कर, सही है, जब दौड़ लगाएंगे, वर्कआउट करेंगे, या ऐसा कोई भी काम मैंने कहा जिसमें आपको और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो, आपकी बॉडी मसल्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। यानी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, कल एयरबिक और एनर्बिक को छोड़ा था। मैंने कहा जैसे आपकी बॉडी मसल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहेंगी टू गेट मोर वर्क, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग अपने आप बढ़ जाएगी, बॉडी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करें तुरंत के तुरंत। ऐसे ध्यान में देखो, जब आप मछलियों की बात करते हैं, एयर में आपको मालूम है एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने थोड़ी सी भी एयर इनहेल की तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है। पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है कम। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन इन वाटर कैसी होती है? लेसर देन एयर, इन शॉर्ट लिखा है। अब पानी में अगर ऑक्सीजन कम आ रही है, समझ में आ रहा है, इतनी ऑक्सीजन लेने के लिए आपको पानी तेजी से ज्यादा लेना पड़ेगा। इसलिए फिशेज का रेट ऑफ ब्रीदिंग आपसे ज्यादा क्यों आता है, समझ में आ गया? आपने जरा सी हवा ले ली, पर्याप्त ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है आपको। मछलियां बेचारी पानी लेती हैं, पानी में होती है ऑक्सीजन कम, तो उन्हें ज्यादा पानी लेना देना पड़ेगा तुरंत के तुरंत। इसलिए फिशेज या जो भी गिल्स पे डिपेंडेंट है, फिशेज और अदर एक्वाटिक एनिमल्स, उनका ध्यान रखना ब्रीदिंग का रेट कैसा होगा। उनका ब्रीदिंग होगा फास्टर। क्या इतना समझ में आता है, हाँ या ना? पहले तो बताएं। अच्छा, एक और टाइप के कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जिनके पास, ध्यान देखना, बेचारों के पास नाक नहीं होती। जैसे ऐसे प्राणियों में एक आता है अर्थवर्म या केंचुआ। ये तो लास्ट ईयर पढ़ा था, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लेटरल बॉडी होती है। अर्थवर्म में आप देखेंगे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कम होता है। इसलिए अर्थवर्म कहाँ से सांस लेता है? पहली बात ध्यान रखना, सांस लेने का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बॉडी के अंदर गैसेस जाएं और बॉडी से बाहर गैसेस आए। तो इस प्रोसेस के लिए अर्थवर्म सरीखी चीजें ये इस्तेमाल करते हैं। पूरी की पूरी स्किन, यानी ऐसा कहा जाए इनकी पूरी स्किन ही इनकी नाक हो जाती है। एक्चुअली इनकी स्किन में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, और इन्हीं पोर्स से क्या होता है, इन पोर्स से ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब होती है, या फिर बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर हो जाती है। तो क्या ये याद रहेगा, अर्थवर्म काय का इस्तेमाल करता है? स्किन का। अब एक सबसे खतरनाक कीड़ा बताता हूँ, जरा बताओ सबसे खतरनाक कीड़े का नाम क्या होता है? सर स्नेक। नहीं नहीं नहीं, कीड़ा पूछ रहा हूँ। लड़कियों, सबसे खतरनाक कीड़ा बताओ। कशिश है? सर मॉस्किटो। मॉस्किटो नहीं। मेरा ख्याल है सबसे खतरनाक कीड़े का नाम मैं लिख देता हूँ, मेरा ख्याल है सब एग्री करेंगे। दिख रहा है क्या लिखा है मैंने? दिख रहा है पहले कि नहीं? पहले ऐसा बताओ। यस सर, कॉकरोच। कॉकरोच होता है सबसे खतरनाक कीड़ा। ये कीड़ा निकला नहीं कि आदमी उछल के 3 फुट उछल के भागता है, कॉकरोच। इसका मतलब सबसे खतरनाक यही होता है, ये प्रूव्ड है ना। कॉकरोच के साथ याद देखना, कॉकरोच जो है इसके पास भी आप देखेंगे पर्टिकुलर नजल पैसेज या नाक इस नाम की चीज नहीं होती। इसकी पीठ में आप देखेंगे, ऊपर जो पीठ है उसमें बिल्कुल पतले पतले ट्यूब होते हैं, बिल्कुल पतले, यानी माइक्रोस्कोपिक, आपको नॉर्मल दिखेंगे नहीं। और ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब आपके लिए कहलाते हैं ट्रैकिया या ट्रेशील्ड्स। दोनों नाम हो सकते हैं, आप ट्रैकिया कह सकते हैं और इनका नाम क्या आप कह सकते हैं, ट्रेशील्ड्स। ट्रैकील्ड्स भी आपका वो नाम है जो अभी आप प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, जाइलम वगैरह में आते हैं। बिल्कुल पतली पतली ट्यूब होती है,
गले में भी अभी इसका नाम लूंगा, गले में भी ट्यूब आएंगी, ट्रैकिया के नाम से आने जाएगी। तो ट्रैकिया वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पतली ट्यूब हो। मैंने कहा कॉकरोच के जो हम कहते हैं कॉकरोच है, इसकी पूरी पीठ में क्या होंगे, बिल्कुल पतली पतली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो कॉकरोच का ध्यान रखना, इसलिए कॉकरोच की अगर तुम खोपड़ी काट दोगे तो भी कॉकरोच की सांस लेना बंद नहीं होती। कॉकरोच की सांस लेना तभी बंद होगी जब उसकी पीठ के ये ट्यूब बंद किए जाएंगे। ये क्लियर हो जाता है। एक तो मैंने बताया जनरली कौन सा किस चीज का इस्तेमाल करता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गए। और कल जो हम बात कर रहे थे उसको एक बार रिपीट करते हैं। कल हमने आपसे बात की थी रेस्पिरेशन को टेक्निकली हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक कहलाता है एरोबिक और एक कहलाता है एनएरोबिक। अब एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है, तो ये ध्यान था। एरोबिक मतलब था आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन, एनएरोबिक का मतलब था आपकी ऑक्सीजन कैसी होगी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। सबसे खास बात, एरोबिक ऑक्सीजन में आपको मिलते थे 38 रुपीज, तो रुपए नहीं मिलते, पैसे थोड़ा ना मिलेंगे, ये मिलते थे 38 एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी। इसमें आपको मिलते हैं जनरली 2 एटीपी, ये ध्यान आएगा। और सबसे खास बात, जब आप सफिशिएंट ऑक्सीजन की स्टेट में हम करते हैं तो जो आपका C6H12O6 है, इसके साथ जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस फिर याद दिलाता हूं, ये कन्वर्ट होता था आपका पायरुविक एसिड में। जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस का नाम आपको याद दिला दूं, ये प्रोसेस कहलाती थी, किसी को याद है प्रोसेस किस नाम से आनी आती थी, ये प्रोसेस कहलाती थी ग्लाइकोलाइसिस। ये मैंने इसीलिए नाम याद दिलाए ताकि आपको ये फुर्ती से याद आए, फिर मैंने पढ़ेंगे। और ये प्रोसेस होती कहाँ थी, जिस जगह में होती है वो जगह का नाम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में सेल के। तो मैंने कहा था ये सेल है, जो पहले ग्लूकोज आएगा वो साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, एंजाइम्स उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर पायरुविक एसिड कहाँ पहुंचेगी। अब अगर कंप्लीट बर्निंग कर रहे हो तो कंप्लीट बर्निंग के लिए ये पहुंचेगी, इसका भी मैं केवल हिंट नाम लिख देता हूँ। ये क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ये पूरा नाम लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो छोटा लिख दूंगा तो दिखेगा नहीं ना, तो माइटो अकेला लिख दिया, अंदाज की पढ़ लेंगे अभी। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप जाएंगे तो फिर एक काय में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अभी 6 वगैरह बैलेंस करके नहीं लिख रहे, सिंपल लिख देते हैं CO2 प्लस H2O और प्लस 38 ATP। जबकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में जाओगे, आधा स्टेप तो यही रहेगा, कौन सा, C6H12O6 ग्लूकोज सबसे पहले होगी ग्लूकोलिसिस साइटोप्लाज्म में। एक्चुअली ये तो हो ही जाती है ये तो आपने खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया, आपका खाना पेट में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन के बाद जो आपके याद होगा आपके इंटेस्टाइन में रिलीज होती थी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड में डाल देंगे। ब्लड क्या करेगा, इस फूड को सेल टू सेल अपना अपना उनका टिफिन पहुंचा देगा। जिस सेल के पास से अब ग्लूकोज का टिफिन पहुंचा वो इसके साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज आ गया। ये जब ग्लूकोज आ गया तो इसकी पायरुविक एसिड बन के तो जमा हो ही जाएगी। इतना तो ऑलरेडी एक्चुअली ध्यान देके रेस्पिरेशन के पहले हो जाता है। पायरुविक एसिड बराबर हर सेल अपने आप में फ्यूल के तौर पे जमा रखती है, जब जरूरत पड़ेगी हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। बस ब्रेक डाउन करते समय क्या होगा, अगर यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है तो ये बाकायदा चूल्हे में यानी कि किचन में यानी कि पावर हाउस में पहुंचाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट कंबशन होगा 38 रुपए के साथ। लेकिन बाय द वे अगर जल्दी मामला हुआ, जैसे मैंने कहा था विगरस एक्सरसाइज, आप तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, तेजी से कोई काम कर रहे हैं, सेल्स को इतना टाइम ही नहीं मिला ये जो ऑक्सीजन आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, तो भी उसको बर्न कर देंगी, ब्रेक डाउन कर देंगी। और इनसफिशिएंट के केस में जो आपका पायरुविक है, ध्यान रखना मैं बीच से लिया है, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, ध्यान रखना, ये साइटोप्लाज्म में ही काय में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये याद आएगा, ये मैंने कहा था लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड को जिम्मेदार बताया था क्रैम्प इन द मसल्स, जो मसल्स में थकान, दर्द, ये चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं काय की वजह से होंगी, लैक्टिक एसिड की वजह से। अच्छा इसमें एक एग्जांपल और दिया था, किसी को याद है, एनएरोबिक में एक तो ये दिया था, एक और दिया था,
अगर किसी को याद हो हल्का सा तो मुझे याद करके बताओ। सर वो वाइन वाला था शायद। वाइन वाला एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही जगह आप। मैंने कहा था अगर ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी तो लैक्टिक एसिड वाला हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप काय की बात करेंगे, यीस्ट, ध्यान दिया, आप फर्मेंटेशन बता रहे थे। मैंने कहा था फर्मेंटेशन क्या होता है, कंट्रोल्ड सड़ना। आप ये ढोकला, डोसा और का एग्जाम्पल ये था केक, इन सब के एग्जाम्पल ये थे दही। तो मैंने कहा था जो आप फर्मेंटेशन करेंगे तो यीस्ट जो है अगर ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है तो ये फर्मेंटेशन कौन सा होता है, ये फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस समय आपकी जो चीज यहाँ पर बनती है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले की चिंता मत करना। ये फॉर्मूला हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने यहाँ केमिस्ट्री बहुत भरी है। केमिस्ट्री पहला चैप्टर पढ़े प्रेम से पढ़ाया आपको, और भी आगे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका नाम बता देता हूँ, ये नाम कहलाता है इथाइल इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब याद आ गया होगा, वाइन वगैरह के कंपोनेंट होते हैं, तो ये यीस्ट से प्रोडक्शन होता है, वो नहीं बता रहे थे। मैंने कहा था जानकारियां यहाँ ले लो, तो अभी जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे, इथाइल एल्कोहल सिलेबस में आएगा, इथाइल एल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपसे पूछी जाएगी। मेरा पढ़ाने का ढंग ही ऐसा रहता है कि हमेशा एक चैप्टर में दूसरे से भी रिलेटेड कोई चीज है तो कवर करके रखता हूँ, क्योंकि आपको यहीं से मालूम है तो वहां बताना आसान हो जाएगी। जब तुम कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ोगे, हम इथाइल एल्कोहल का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, उस समय भी हम वही बताएंगे जो भी परसों बता रहे थे। मालूम है क्या, वही प्रोसेस बताऊंगा भैया। जब गन्ने की जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, शुगर केन से गन्ने से शक्कर निकाल लेती हैं, जो रिमेनिंग वाटर होता है कंटेनिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ शुगर, नाम लिया था मैंने, हिंदी में कहलाता है शीरा, इंग्लिश में आपसे कहा था ये कहलाता है मोलेसेस। ये मैंने कहा फेंकते नहीं है, फेंक भी सकते हैं, यूजलेस है। फिर वो क्या करते हैं, इस कचड़े से भी पैसा कमाते हैं, इसको टैंकर में भर के वो दे देते हैं वाइन फैक्ट्रीज या एल्कोहल फैक्ट्रीज को। एल्कोहल फैक्ट्री भी हो सकती है जो इंडस्ट्रियल एल्कोहल किसी काम में लेती हूँ, जैसे आजकल सैनिटाइजर बनाने वाली एल्कोहल फैक्ट्री का काम करेगी। इस जो उसके पास शीरा आया है, शीरा समझ रहे हो, शुगर केन का शक्कर प्लस वाटर, इस मिक्सचर को वो टैंक में बंद कर देंगे, अंडरग्राउंड टैंक में यीस्ट डाल देंगे थोड़ी सी। अब अंडरग्राउंड टैंक मतलब समझ में आ रहा होगा, एनर्बिक, एयर की एब्सेंस हो गई। यीस्ट का काम करेगा, डिकम्पोज करेगा, और बदले में आपकी क्या चीज बन जाएगी, इथाइल एल्कोहल। बाद में फिर उसका कंसंट्रेशन, प्यूरिफिकेशन, छानना, वो सब एक अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में चलती रहती है। बेसिक मैन्युफैक्चर आपको समझ में आ गया होगा। क्या एक रफ आइडिया आपको मोटे तौर पे, इतनी आपके याददाश्त रिफ्रेश हो गई, हाँ या ना बताएं। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे फुर्ती से बताएं, किसी को कोई डाउट? नो सर। जनरली नहीं, ठीक। आप कोशिश करते हैं कि अपने को जरा स्क्रीन शेयर वाला मामला मिल जाए। एक मिनट, आयुष बोला ना, उसे कहना वो स्क्रीन शेयर वहां से वो करे, स्क्रीन शेयर अलाउड नहीं हो रहा। कर दिया? कहाँ थे, अपने डॉक्यूमेंट में है ना? बढ़िया, यही पीडीएफ आपको मैंने भेजी भी हुई है, और इसी पीडीएफ को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। मेरा अंदाज है पीडीएफ थोड़ा थोड़ा देखना सबको स्टार्ट हो गई होगी। तो मुझे बताओ, सबको दिखाई दे रही है कि क्या नहीं दिखाई दे रही है, जरा ऐसा बताओ। Yes. दिख रही है सारे लोगों को? अरे हाँ ना तो बोल दो जल्दी से। यस सर। हाँ तो मुझे, क्योंकि मुझे शीट दिखाई दे रही है, पहले दिखाई दे रही है, ये नहीं पता चल रहा सुन पा भी रहा है कि नहीं। चले, अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो हल्का सा इसको पढ़ता हूँ। इसको आप पढ़ेंगे तो बताता है द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। यही हमारी चर्चा थी आज और कल दोनों दिन की, समझ में आ रही डेफिनेशन। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। बाकी वही चीज दी है जो मैं आप बता रहा था। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज टेकन, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है इन द बॉडी सेल्स। और क्या कहता है, बर्न देम स्लोली,
ये भी कल बताया था, ऑक्सीडेशन या जो रेस्पिरेशन है उसमें आग नहीं लगेगी। बर्न का शब्द का यहाँ बिल्कुल बर्न मत ले लेना, सेल्स में आग लग गई। बर्न देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी, अब आपको याद है एटीपी मॉलिक्यूल्स आपके क्या थे, जो मैंने आपसे कहा था एटीपी मॉलिक्यूल्स है आपके एनर्जी करेंसी। बताया मुझे पढ़ने में साफ साफ आ रहा है, इतना शॉर्ट में पढ़ते आते हैं, एक आध लाइन छोड़ भी देंगे, वो आप घर पे एक बार दोबारा पढ़ेंगे। नीचे देखें, आप बताता है फूड प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन CO2 H2 और क्या मिलेगी, एनर्जी। ये भी रफली बताया है। अब नीचे देखें, जो मैं बात कर रहा था ब्रीदिंग, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है, वो क्या कहलाती है, टू द आउटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये सांस लेना है, इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये केवल रेस्पिरेशन का बाहरी पार्ट है, शुरुआती, और इसीलिए ये आपके आ गया एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नजर आ रहा है कि नहीं आया? एग्जामिनेशन का क्वेश्चन यही है, डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपका क्या अंतर है? ये कहता है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट ऑफ CO2। केवल सांस लेने में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, विच अलोंग विद ब्रीदिंग, जिसमें ब्रीदिंग तो है ही, इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है। क्या हर आदमी को ये बात समझ में आती है, हाँ ना बताएं? नेक्स्ट आप जाएंगे, इस बात क्या कहेगा, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स। ब्रीदिंग में, सांस लेने में केवल लंग्स हैं। सो इट इज एन ऑर्गन लेवल सिस्टम। ये भी बोर्ड पर मैं दोबारा ही बता रहा था, ऑर्गन लेवल है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, बिसाइड बीइंग एट ऑर्गन सिस्टम लेवल, इट ऑल्सो ऑकर्स एट सेलुलर लेवल। आपका जो रेस्पिरेशन है ऑर्गन लेवल पे तो है ही, साथ में सेल टू सेल भी होगा। ब्रीदिंग इटसेल्फ डू नॉट रिलीज एनर्जी। तीसरा पॉइंट, ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, केवल सांस आएगी जाएगी। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। और फिर वही पुरानी लाइन, विच इज देन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP के आगे चर्चा आएगी, कल ये नाम किसी ने मुझे बताया भी था, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं इसको भी आगे दिखाऊंगा। अब जरा सा और आ गया है थोड़ा सा, एक आता है डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या फर्क है? रेस्पिरेशन और कंबशन में फर्क में डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे। रेस्पिरेशन क्या है, देखो ध्यान से, वाइटल जोरदार प्रोसेस, सॉरी रेस्पिरेशन क्या है, वाइटल प्रोसेस, बहुत धीमी 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 मजेदार प्रोसेस है। और कंबशन आग लगना, इट इज ए सडन प्रोसेस। इसीलिए ध्यान देखो, रेस्पिरेशन में क्या कह रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड बिट बाय बिट। अच्छा, बिट बाय बिट माने किसी को मालूम है? सर थोड़ी थोड़ी। अपन कहते हैं ना हिंदी में बूंद बूंद करके, बस वो मतलब होता है, समझ में आ गया? अब बूंद बूंद यस करके का मतलब बूंद बूंद करके ही नहीं होता, बूंद बूंद करके मतलब बिल्कुल जरा जरा सा। कह रहा है एनर्जी इज रिलीज्ड जरा जरा सा। अब समझ में आ गया? कंबशन क्या है, ऑल द एनर्जी इज रिलीज्ड सडनली। तुम्हें याद होगा रेस्पिरेशन और उसका सबसे पहला अंतर मैंने यही बताया था। मैंने कहा था भैया आपकी सेल्स में फूड बर्न हो रहा है, लेकिन बर्न में कंबशन वर्ड मत इस्तेमाल करना, कर सकते हो लेकिन करते नहीं है। क्यों? कंबशन का मतलब गलत निकल आएगा बर्निंग का। फूड इज बर्नड इन द सेल्स, मतलब सेल्स के अंदर आग लग गई, उसमें खाना भस्म हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। क्या कह रहा है, देयर इज वेरी स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। जब बूंद बूंद करके एनर्जी निकल रही है तो टेम्परेचर में बहुत छोटा सा बढ़ेगा। और कंबशन तो मालूम है, देयर इज लार्ज इंक्रीज। बाकी अब आपको समझ में आ जाएगा, तो इनको आप जनरली पढ़ लेंगे। एक आपका आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आए थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला अभी बात कर रहा था आपसे, कौन सी बात कर रहा था? मैंने कहा था एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल समझ में आते हैं। एक्सटर्नल कौन सा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, जहां आप एनवायरनमेंट से गैसेस ले दे रहे हैं। इंटरनल कौन सा है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अब इतने में कोई बहुत भयानक दिक्कत हो तो बताएं। नो सर। नहीं? ठीक। आए तो अब मेन पे जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आ जाओ, एरोबिक समझ में तो आना चाहिए, अभी दोबारा वापस फिर आएगा डिटेल में।
एरोबिक वही है, देखो ध्यान से, फूड से पहले ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, प्रेजेंस ऑफ O2 कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बाकी कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दे रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल डज नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। वो ऑक्स दिख रहा है, उसके आगे वैसे ही अंदाज है ऑक्सीजन लिखा होगा, ठीक है ना। कई बार थोड़ा बड़े चक्कर में हो जाता है। आओ अब एक नेक्स्ट पेज पर मैं चलता हूँ। इतना समझ में आ गया था, हाँ ना, बताएं। Yes, sir. ठीक, अपन सेकंड पेज की चर्चा करते हैं। सेकंड पेज मजेदार। सेकंड पेज ध्यान देखें, ये आपको एनर्विक वाला मिल जाएगा। कौन सा दिख रहा है, फूड से क्या बना, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में ऊपर जाओ, ऊपर कहाँ जा रहे हो, थोड़ा और बड़ा करूँ। अब ठीक है, अब दिख रहा है। थोड़ा बहुत जो नहीं देखे उससे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जाओगे, ईस्ट लिखा है, बिल्कुल पतला पतला सा ईस्ट बना रही है C2H5OH। C2H5OH बोले तो ये बनाएगा इथाइल एल्कोहल प्लस 2CO2 और क्या बनेगा 2ATP। बगल में बता रहा है, ध्यान से देखो, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, सब बता चुका ना मैं आपको। अब इसी में देखें, इन मसल्स, देखो सेकंड वाला दिख रहा है, मसल्स पढ़ने वाला है, और बड़ा करूं तो आ गया। मसल्स में क्या चीज बन रही है, लैक्टिक एसिड प्लस 2ATP, और कब बन रही है, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। अब ये मोटे तौर पे आपको चीजें मेरा अंदाज है समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी के नीचे जाते हैं, देखें ध्यान से। ये सबसे खास बात आप देखेंगे, जो आपको अभी 2 मिनट पहले समझा रहा था, डिफरेंसेस बिटवीन एयरविक एंड एनर्विक रेस्पिरेशन। ये आपसे कई बार पूछ लेता है। एयरविक रेस्पिरेशन में ध्यान देखना, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आप बता रहा है फीचर में O2, अरे पहला फीचर आप बता रहा है O2 इज रिक्वायर्ड, आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। ये आपकी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो केवल साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, उसमें इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा। इसमें एंड में क्या बनेंगे, CO2 और H2O। एनर्बिक में आपके क्या बनते हैं, आप बता ही चुके थे, इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इसमें 38 ATP दिख रहे होंगे, और इसमें ये डिफरेंस तो आप समझ में आ जाते हैं, हाँ है ना, मुझे बताओ। ये तो अभी कल और आज 2-3 बार बता चुके ना। कोई बहुत डाउट हो किसी को तो पूछो फुर्ती से, नहीं कि हाँ। नो सर। इसी चीज को अपन दोबारा देखते हैं थोड़ा सा आगे। बीच में अभी छोटा टॉपिक मैंने स्किप किया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला। प्लांट्स को भी आगे पढ़ेंगे, अभी जितना पढ़ा है पहले उसको एक बार दिखा दूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए और आप इस शीट को घर पे पढ़ सके, क्योंकि मुझे पता है घर पे आप पढ़ते नहीं है, अब जब मैं ही पढ़ा दूं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पे जाते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स क्या बताएगा आपको, ये कह रहा है द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जो आप फूड मटेरियल रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं, इज यूज्ड इन सेल्स। ये आपके क्या होता है, सेल्स इसका इस्तेमाल करती हैं। और क्या होगा, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल होगा। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब कौन सा होगा, सबसे पहला देखें, सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन करेंगे वो आगे बताएगा क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो फिर वही दी है, ग्लूकोज कौन सी घटना होगी, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है पाइरुवेट में। आगे जाके काय में कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर आपके बनेंगे 6CO2 6H2O, और साथ में कितने रुपए आपको मिलेंगे, है कितने मिलेंगे, 38। 38। बाकी सब सो गए क्या, एक बार पार्टिसिपेंट चेक करना यार, सब है कि भाग गए धीरे से। एक आध ऐसा नहीं मोबाइल रख के भाग गया, उन्हें ये तो चीट पढ़ा रहे हैं मुझे। चले एक नेक्स्ट आता हूँ इसके बाद। नीचे आप बढ़ेंगे, अगला आपको अरे अगला फिर वही आपको डिटेल मिलेगा। और अगला डिटेल कौन सा मिलेगा, जो हम बात कर रहे थे, ये तो आपके वो थे जो कम ऑक्सीजन में चल रहे हैं, उनके कौन से होंगे। देखा ध्यान से, अगला दिया है ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। जो ईस्ट है डू नॉट यूज ऑक्सीजन,
एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीट। इनमें ऑक्सीजन का यूज पूरा नहीं होता, ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता। क्या कह रहा है, ये कहलाते हैं एनर्विक रेस्पिरेशन। फिर वही डेफिनेशन है, नीचे आराम से फिर से इक्वेशन देखें। ग्लूकोज से आपका बनेगा ग्लाइकोलिसिस और साइटोप्लाज्म होगा, पाइरुवेट बनेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है आपकी बार, यीस्ट से हो रहा है फर्मेंटेशन, क्या बन रहा है CO2 और C2H5OH। C2H5OH बोले तो इथेनॉल, और अब की बार सिर्फ आपको मिलते हैं ओनली और ओनली 2 ATP। क्या ये क्लियर हो जाता है? अब एक अगला देखें, नेक्स्ट आप इसके नीचे जाएंगे, ये आपको पूरा एक फॉर्मेट मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ये सबसे बेहतर फॉर्मेट है जिसमें तीनों एक साथ दिखाए गए। पहले इसका लेफ्ट देख लो, लेफ्ट में दिखेगा ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट। ये मैंने कहा था ये तो एडवांस में हो जाता है। जैसे आपने खाना खाया, इंटेस्टाइन में आपकी फूड एब्जॉर्ब हुआ और ये क्या होगा, ये जाके आपका सेल्स में धीरे धीरे स्टोर हुआ। कैसे? ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म पाइरुवेट में सेल ने स्टोर कर लिया। अब इस पाइरुवेट के साथ देखो ध्यान से, पूरी प्रोसेस एक ही फिगर में समा गई है। देख लो एक निगाह मार के। एक सेकंड, थोड़ा बड़ा कर दूं। अरे जरा बड़ा होते होते भाग जाता है। देख ले, देख रहे हैं, तीनों आपको दिख जाएंगे ऊपर। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2 एक ही बात है। एक में इथेनॉल, दूसरे में लैक्टिक एसिड और तीसरे में CO2 प्लस H2 यानी कि 38 ATP वाला। अब ये कुछ नहीं था, वही समरी थी, तो इसको आप पढ़ सकते थे आराम से। अब यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, कोई दिक्कत किसी को बहुत ज्यादा? नो सर। ठीक है, अब एक आध दो छोटी छोटी बातें जो आपसे बताएगा। ये कह रहा है इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है वो भी तो मालूम है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का इनटू 3 कार्बन कंपाउंड कॉल पाइरुवेट। ये तो 3 बार बता चुके ना। ये ब्रेक डाउन कहाँ होता है, नीचे पढ़ो, साइटोप्लाज्म, इसी की समरी लिखी है। फिर क्या कहेगा, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट ऑक्सीजन के उसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगी, पावर हाउस। अब एनिमल्स हैव एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन। ये तो आप पढ़ सकते हैं, तो हमने सारे बता दिए जनरल। अब थोड़ा सा अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या कहना चाहता है? आए देखें, अभी आपसे मछलियों वाली चर्चा कर रहे थे, तो एक्वाटिक एनिमल पढ़ने में आ रहे हैं। एक्वाटिक एनिमल आपसे कहेगा, एक्वाटिक एनिमल, अरे एक्वाटिक एनिमल बेचारे भाग गए हैं। एक्वाटिक एनिमल में आपसे क्या क्या कहा जा रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जो आपसे बात कर रहे थे वो देखें, सिंस द अमाउंट ऑफ O2 इन वाटर इज फेयरली लो। ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा होता है, बहुत कम। इसका क्या फर्क पड़ता है, एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ O2 इन द एयर। यही बता रहा था, हवा में ऑक्सीजन काफी होती है और आपके पानी में रह जाती है बहुत कम। परिणाम क्या आएगा, ध्यान देखें। ये कह रहा है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब धरती के, जो जमीन वाले ऑर्गेनिज्म है उनके कंपैरिजन में आप देखेंगे एक्वाटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो फास्ट होता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन का कम अमाउंट मिलता है पानी में। क्योंकि आपकी मीटिंग हम बता दें, एक 3-4 मिनट और चलेगी, तो ध्यान से देखते जाएं। अगला आपसे बताएगा, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स। यही बता रहा था, पानी को मुंह में लेंगी और गिल्स से जो ट्यूब सरी की होती है उनमें फेंकेंगी, जहां से क्या होगा, वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहाँ लेते हैं, यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, दिस O2 इज एब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन देखें, सबसे पहला देखें जो आपसे बता रहा है, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन को ध्यान से देखें। सबसे पहला है स्किन। स्किन में कौन सा नजर आ रहा है, अर्थवर्म। अभी आपसे कहा था केंचुआ क्या करता है, पूरी स्किन से आपका लेता है
और एक सबसे खतरनाक कीड़ा पूछ रहा था, कॉकरोच। नजर आ गया किसी को कि नहीं आया? पॉइंट नंबर 2 में ब्रैकेट में हाउस फ्लाई, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, ये सब काय से लेते हैं? एयर एयर ट्यूब या कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब एक्वाटिक एनिमल चले आए, फिश और प्रॉन, ये काय से लेंगे? गिल्स। लैंड एनिमल्स काय से लेंगे? फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, रैट, आदमी, बकरी, घोड़ा, ये सब कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे लंग्स पर, ठीक है ना। अब जब मीटिंग एंड हो जाए तो उसके 2 मिनट बाद हम दोबारा से एक बार रिज्वाइन करेंगे, 2 मिनट का टाइम दे देना, ठीक है ना। एक नेक्स्ट आप जाएंगे, फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू स्किन एज वेल एज लंग्स। अच्छा ये बताओ, मेढक स्किन और लंग्स दोनों का इस्तेमाल क्यों आखिरकार क्यों करता है? सर लंग्स का करता है मेढक। क्योंकि मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी, तो उसको लंग्स की भी जरूरत है और गिल्स की भी। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए हम लास्ट ईयर एक वर्ड देते थे, वर्ड याद है किसी को? लास्ट ईयर डाइवर्सिटी वाले टॉपिक में वर्ड आता था, पौधों में ब्रायोफाइटा होते थे और इसमें ये मेढक और टर्टल होते थे। किसी को नहीं याद आया? मैं याद दिलाता हूँ, एक वर्ड आता था एम्फीबियन। किसी को नहीं याद आया? सर आ गया। एम्फीबियन वो कहलाते थे जो पानी में और जमीन पे दोनों जगह रह सकते हैं। ब्रायोफाइटा कहलाते थे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि पानी में और वह जमीन पे दोनों जगह प्लांट उग सकते हैं। और मेढक हुआ, कछुए हुए, ये एम्फीबियन क्यों कहलाते हैं? पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी। इसीलिए मेढक को बेटा ध्यान देखना, लंग्स और स्किन दोनों की जरूरत पड़ेगी। हवा में बाहर है तो लंग्स पे जाएगा, और पानी में घुस गया तो लंग्स में पानी भर जाएगा। अगर लंग्स से ली तो काय का इस्तेमाल करेगा? स्किन का इस्तेमाल करता हुआ जाएगा। तो ये समझ में आ जाता है जनरली, ठीक है। अब अगली चीज पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीजें होनी चाहिए ये आपको बताता है। जैसे आप बताता है तो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज्यादा क्यों होना चाहिए? ताकि आराम से उतने पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस इज वेल प्रोटेक्टेड हैविंग अ पासेज फ्रॉम एयर। मेरा ख्याल एंड हो गई ना, होने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत सर अभी नहीं हुई। कोई दिक्कत। जो रेस्पिरेटरी सरफेस जाती है उसमें एक पासेज ऑफ एयर हो, जैसे आपके लंग्स में हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, लंग्स आपके उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो लंग्स तक हवा पहुंचने का एक पासेज भी तो होना चाहिए। नहीं तो लंग्स तक, लंग्स बेचारे बाहर आके थोड़ी ढूंढेंगे हवा कहाँ है, हवा कहाँ है। एक पासेज होगा। और सबसे पहले ध्यान देखना, इस पासेज के साथ में तीसरी चीज क्या लगेगी? एक मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया। इस एयर जो आपकी मूविंग जो एयर है इसको अंदर और बाहर कर सके, इसके लिए एक आपका मैकेनिज्म भी लगेगा, ठीक। क्या इतनी कहानी समझ में आती है? एक तो फाइन डेलिकेट सरफेस एरिया हो जो एब्जॉर्ब करे, उस एरिया तक हवा या पानी के पहुंचने का एक पैसेज हो, और सबसे खास बात, इसके जो शीट से आपने पढ़ा था वो शीट भी आपने दोबारा पढ़ ली, ये आपको दोबारा याद दिलाता हूँ। यही बता दिया, रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन, कंबशन ऑफ फूड ड्यू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस बता दिए। एक्सटर्नल प्रोसेस है ब्रीदिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये ऑर्गन लेवल पे, ये सेलुलर लेवल पे, इसमें केवल गैसेस का एक्सचेंज, और रेस्पिरेशन में आपका एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है। जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका ही 2 मिनट बाद जवाब देता हूँ, मैं एक बार रिकैप कर दूँ ताकि इतना समझ में ध्यान आ जाए। फिर आप बताया था लंग्स क्या काम करते हैं, देखना नॉर्मल जो है ये जो डिजॉल्व जो अपनी ऑक्सीजन होती है एयर उसको सक करते हैं। गिल्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे जो डिजॉल्व इन वाटर है। जो अभी 2 मिनट पहले एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर रहा था, ऑक्सीजन इन वाटर लेस होती है, ब्रीदिंग फास्टर हो गया ना। मेन पॉइंट आओ ध्यान आएंगे, मैं तीसरी बार बता देता हूँ आज में। अर्थवर्म का एग्जाम्पल दिया था स्किन के लिए, कॉकरोच, मकड़ी, ये सब कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपके ट्यूब्स पर, समझ में आ रहा है। बाकी वाटर एनिमल्स मालूम ही है, गिल्स। एक लास्ट में जो हम लास्ट में चलते चलते एग्जाम्पल दे रहे थे वो ध्यान है, जो मैंने पूछा था कि ब्रायोफाइटा और ये क्या नाम कहलाता है मेढक, इनमें क्या कॉमन है? दीज आर द एम्फीबियंस। एम्फीबियन हम लास्ट ईयर कहने कहते थे जो पानी और जमीन दोनों पर रहने में सक्षम है। इसलिए आप देखेंगे फ्रॉग में, मेढक में दोनों उपाय होने चाहिए। अगर हवा में आएगा तो आप देखना स्किन काम नहीं करेगी बेहतर तरीके से, मेढक का साइज बड़ा होता है,
केंचुए में, अर्थवर्म में स्किन काम कर जाती है, वो ज़्यादातर मॉइस्ट उसमें होता है अंदर मिट्टी में, और अगर बाहर भी आएगा तो चूँकि साइज छोटा है तो उतनी ऑक्सीजन से उसका काम चल जाता है। फ्रॉग अपनी स्किन से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके काम नहीं चला पाएगा, तो फिर क्या होगा ध्यान देखना, इसलिए उसके पास होते हैं लंग्स। अब लैंड पे और पानी में घुस जाएगा, पानी में लंग्स से सांस लेना पॉसिबल नहीं है, ना हमारे लिए ना फ्रॉग के लिए, तो वहाँ पर उस पास ऑप्शन दूसरा आ जाता है। बाकी एरोबिक एनारोबिक मुझे लग रहा है मैंने 3-4 बार बता दिए, तो एरोबिक एनारोबिक आपको 100% क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका मैं आपको बता देता हूँ 1 सेकंड में। जो आप पूछ रहे थे जो ग्रुप पे ज्वाइन करना है फॉर्म का, मैं आपको प्रोसेस 1 सेकंड में बता देता हूँ पूरी की पूरी, है ना, लिख के दिखा देता हूँ बोर्ड पे, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उसको आप फिर से, इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट की मैं चर्चा करूंगा, दूसरी काम जो 1-2 दिन बाद बताऊंगा। पहला तो हम बता दें जो अभी तक आपकी जो क्लासेस चल रही थी बेटा, वो आपकी जो है टोटल इस समय आपकी जो क्लासेस थी हमने कहा कैसी थी, ये आपकी ऑनलाइन बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस थी, आपको मालूम है, ठीक है ना, तो आपकी ये नहीं चल रही थी, आप चिंता न करें। ये 10th 11th 12th सारे क्लासेस के लिए मेरे पिछले 2-3 महीने जो भी क्लासेस थी ड्यूरिंग द वैकेशन से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो इन क्लासेस को आपने आराम से ज्वाइन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हमने कहा था 1 जुलाई के आसपास से जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो क्लासेस होगा नंबर 1, मैंने कहा ये क्लासेस कैसी जाएंगी, एक तो बेटा आपके लिए पेड क्लासेस होंगी नंबर 1। सेकंड चीज़ जो आप बताएंगे, जब एक पेड क्लासेस होंगी तो इनमें एक फैसिलिटी फिर आप बढ़ाएंगे, ये क्लासेस होंगी आपकी ऐप पर, और ऐप कौन सा, जो पिछले साल पढ़े हुए हैं उन्हें ध्यान होगा, पिछले साल आपसे एक ऐप डाउनलोड कराया था, पिछले साल आपको याद होगा, चूँकि इस ऐप को हमने दिसंबर के आसपास बना था, मिड दिसंबर में, तो केवल ट्रायल बेसिस पर था दिसंबर जनवरी के लिए कि एक बार अपन ट्राई करके उसको लर्न कर लेंगे इसमें करना क्या है। मेन तो उसका काम अप्रैल से शुरू होना था, तो इस बार तो अप्रैल में अपने सेशन बंद ही हो गए थे, तो अब उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको पूरा अपग्रेड मॉडिफाई करके हमने कहा इस ऐप को आप पे तैयार करा लिया गया लगभग। अब इस ऐप पे आपको क्या क्या मिल जाएगा वो मैं सिंपल बता देता हूँ। इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे वर्क करेगा, जो नए लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम उनको मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। उसके लिए मैं आपके ग्रुप पे बाकायदा एक मैसेज डालूंगा, उससे आप वीडियो सरी का उस प्रोसेस को आप फॉलो करके लिंक भी डालूंगा डाउनलोड करने के लिए, वो आप कर ले जाएंगे। इस ऐप पे आ जाने का सबसे पहली चीज़, जैसे अभी हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ये लाइव क्लासेस एज इट इज़ हो जाएंगी। दिक्कत क्या आती है ध्यान देखना, लाइव क्लासेस की अपनी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती कई बार, रीज़न आपका ध्यान जाएगा, एक फ़ोन लगा हुआ है जो ध्यान देखना ये अपने सामने चल रहा है जिसमें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, दूसरा फ़ोन आपने ध्यान दिया होगा मेरे हाथ में रहता है, जिससे क्या होता है ऑडियो ज्वाइन होता है ताकि आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर कट आए, आवाज़ नहीं टूटे, और पार्टिसिपेंट वगैरह मुझे उसमें दिखते रहे, तो दूसरा कैमरा हो गया। तीसरा फ़ोन अपने को इस्तेमाल करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। आपने बात, एक घर में कितने फ़ोन होते हैं बेटा, तो कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग वाले मामले पे गड़बड़ हो जाती है। दूसरा क्या होता है, इसकी रिकॉर्डिंग आपने चेक की होगी उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं आती, इसलिए क्या करेंगे, अब जो ऐप पे आप जाएंगे लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस साथ ये ऐप अपने आप इट सेल्फ रिकॉर्डिंग इंटरनल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। और सबसे खास बात, ये रिकॉर्डिंग कैसी आपकी आती है, ये रिकॉर्डिंग होगी बेहतर क्वालिटी हाई क्वालिटी के साथ। रिजल्ट ये आएगा जैसे मैंने आपको माने चले पढ़ाया, और सपोज करें आपका आज नेट बंद है या आज आपकी जैसे किसी का स्क्रीन ब्लैक हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, किसी का हम कहते हैं कुछ और है, वो एक काम करेगा, जैसे लाइव क्लास छूट भी जाती है, पहला तो ये वो आराम से 1 घंटे बाद उसकी रिकॉर्डिंग अपनी सुविधा अनुसार देख लेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो क्लास ऑलरेडी लिए बैठे हैं, जैसे मान चलें आज जो है मैंने बायोलॉजी वाला कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने इस क्लास को पढ़ा, और हो सकता है बीच में आप कोई चीज़ भूल गए, आपको क्लियर नहीं हुई, आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा कि आप इस रिकॉर्डिंग को रात में, दिन में, सुबह, कहीं भी जहां आप जाएं, फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, आप उसमें से सिलेक्टेड पोर्शन अपना देख सकते हैं। पूरा कोई नहीं देखता कि 1 घंटे दोबारा देखें, वो क्या करेगा, बोले लास्ट के 15 मिनट ज़रा दोबारा देख लें, या अपन ने मीटिंग लेट ज्वाइन की थी, शुरू के 10 मिनट ज़रा दोबारा देख लें, एक तो ये फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरा ध्यान देखना, इस पर आपके ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे। सबसे खास बात, इस पर आपका टेस्ट का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, जिस रिकॉर्ड को आप बार बार चेक कर सकते हैं, भैया पिछले टेस्ट में हमारा क्या स्कोर चल रहा था, बाकी लोगों का क्या चल रहा था, क्लास में हमारी ग्रेडिंग क्या चल रही है, हम ऊपर चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, बीच में चल रहे हैं, समझ में आ रहा है।
इसके थ्रू आपको फीस रिसीप्ट अगर हम चाहेंगे तो वो आपकी भेजी जा सकती हैं। ठीक है, जब आप फर्दर ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो जो आपकी अटेंडेंस होगी, क्योंकि अभी तो अटेंडेंस का मीनिंग नहीं है, तो जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो जो आपकी अटेंडेंस है वही भी रेगुलर मैसेज है, और प्लस कोई भी आपको मुझसे डाउट पूछना है तो फ़ोन या चैट सेक्शन यानी आपके व्हाट्सएप का काम ये ऐप अपने आप में साइड बाय साइड अपने लिए इंटरनल अपनी क्लास के लिए करता हुआ जाता है। जैसे तमाम सारे फीचर्स मैंने कहा चूँकि लॉन्च हो जाएंगे। जो बेसिक इसमें दिक्कत थी वो तो मालूम बेटा हर ऐप पर, अब ऐप ऐसा थोड़ी कि ऐप अपना 2-4 हज़ार में कहीं से ही बन जाए, तो नॉर्मल इस पर इन्वेस्टमेंट भी हुआ। और दूसरा क्या होगा इसमें, पर स्टूडेंट पर आवर जब अपन क्लास लेते हैं तो पर स्टूडेंट पर आवर जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, मान से चलें आप सामने 15 लोग बैठे हैं तो जितनी देर में क्लास लूँगा पर आवर के अकॉर्डिंग उतना पैसा मेरे अकाउंट में से डिडक्ट होता है। इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है कि वो पेमेंट कहीं ना कहीं आपके खाते में डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा पेड ऐप है तो अभी आप कुछ नहीं करना है। आप में से जो लोग हम बताएं एक 8 टर्न अभी अपनी जो क्लास है जैसे सैटरडे तक, चूँकि हमने 7-8 तारीख तक का टाइम दिया है, एज इट इज़ चल रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपकी क्लासेस टोटल फ्री हैं, जो यहाँ तक लेना चाह रहे हैं मज़े से लें। इसके बाद जो पेड क्लासेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं, यार ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं हमें आगे पढ़ना है या साल भर हम ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी चलेगी उसमें हम लगातार कंटिन्यू रहेंगे, जैसे ऑफलाइन आएगी तो इसी क्लास को अपन ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी फीचर्स इसके टेस्ट और ये चैट सेक्शन ये सब चलते रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी उसमें डालते रहेंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास के और प्लस एडवांटेज हो जाएंगे। तो जिनको करना हो बता दें वो एक काम कर सकते हैं, वो उस फॉर्म को भरें आराम से और अपनी फ़ीस का एक पार्ट आप 7 से 8 तारीख के बीच में डिपॉजिट करा दें। जब आप अपनी फ़ीस का एक पार्ट डिपॉजिट करा देंगे तो मैं आपको ऐप में ऐड कर दूंगा। ऐड कैसे करूंगा वो कल या परसों में उसकी लिंक डाल दूंगा डाउनलोड करने के लिए। अभी तो मैंने टाइम दिया कि पहले आप घर वालों में डिस्कस कर लें, आप सोच लें कि भैया मैं आगे साल भर कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना, नहीं तो मैं कहूँ लाओ फीस जमा करो, ये थोड़ी ना कोई बात हुई। पहले आप तो आराम से डिसाइड कर लो, सही ना, आप आराम डिसाइड कर लें। अगर करेंगे 7-8 तारीख तक आराम से टाइम है, आप फीस जमा कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग ऐप पे उसके आगे उन्हीं लोगों को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे जो ऐप पर हमारे साथ ज्वाइन होंगे। अब कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। कौन पूछ रहा था? हाँ, ऐप तो मेरी दीदी भी यूज करती है, मैं तो वो 2 लोगों का हो जाएगा क्या? पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी नहीं यूज नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका ऐप है उसमें मैं आपके नंबर को 2 बैचेस में ऐड कर दूंगा। ऐप एक ही रहेगा, ऐप कितने रहेंगे? एक, लेकिन उसमें जब आप खोलेंगे तो उसमें बैच आपको 2 नए आएंगे। एक जैसे आपकी दीदी के लिए नया आएगा CBSE 12th और आपके लिए नया आएगा 10th। अब ये आप अब ये आपकी इच्छा है कि आप इसको क्लिक करते हो या इसको करते हो, उन दोनों में आने वाला मटेरियल टेस्ट वो सब आपको दोनों दिखेंगे। जैसे आपकी दीदी चाहे तो 12th और 10th दोनों ही क्लास चेक कर सकती है, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। बस एक काम नहीं हो पाएगा, दोनों एक साथ नहीं बैठ पाओगे, तो वो हम कोशिश करेंगे और वो हमें ध्यान रहता है। चूँकि जैसे भी हमें लास्ट टाइम में टेस्ट लिया था तो हमें पता था 10th में और 12th में तुम दोनों बहनें हो, तो मैंने टेस्ट टाइमिंग में तुमने ध्यान नहीं दिया, टेस्ट टाइमिंग में अंतर कर दिया था, इसीलिए तो वो ज़रूर मैं ऐसा ध्यान रखता हूँ कि ऐसा गड़बड़ नहीं हो कि दोनों का टाइम एक ही हो जाए। एक कह रहा है मोबाइल मुझे दो, मेरी क्लास चल रही है, दूसरा बोला मुझे दो, मेरा टेस्ट चल रहा है, तो वो नहीं होगा, वो तो मैं अलग अलग कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी आप एक ही नंबर पे दोनों बैच चलेंगे, क्योंकि अलग अलग है सर, घर में 2 फोन्स हैं तो काम चल जाता है। नहीं जिसके नहीं भी है देखो क्या होता है, कई बार नहीं भी होते, या मान चलो फ़ोन कहीं चला गया, ये भी होता है। एक ही नंबर पे एक ही फ़ोन पे दोनों बैच चलेंगे, दोनों बैच आपको उसमें दिखेंगे, ठीक है ना। आप जिसको ज्वाइन करना चाहें वो आप ज्वाइन करना, मतलब ज्वाइन तो आप दोनों में, मतलब जिसको आप अटेंड करना चाहो वो आप अटेंड कर लो। नॉर्मल भैया 10th और 12th की दोनों टाइमिंग लूँगी, जब मैं ही पढ़ा रहा हूँ एक साथ 2 जगह थोड़ी पढ़ा लूँगा। नॉर्मल है जब 10th पढ़ाऊँगा तब 12th नहीं, जब 12th पढ़ाऊँगा तब 10th नहीं, लेकिन वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कोई डाउट किसी का? और पूछे, और पूछ लें। नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बाकी के जो लोग नए, हमने कहा कैसे ज्वाइन कर, मतलब कैसे आप उसको वो करेंगे वो हम भेज देंगे 1 आध दिन में, वो कोई दिक्कत नहीं, भेजूंगा। तब पहले मैंने कहा पहले आप आराम डिसाइड कर लें, मैं क्या जल्दबाजी वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अपन ऐसा विचार कर रहे हैं, पूरा यहाँ भी समझा दिया, अब आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप 2 दिन 4 दिन, ये भी नहीं, ये नहीं मैंने कहा कल सुबह तक बताओ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो फीस लाओ नहीं तो भाग जाओ, वो काम बेटा मेरा नहीं है।
मैंने आपको आराम से 7 8 5 7 दिन दिए, मजे से आप घर पे सोच लें, है ना। सर हाँ बोले। सर फीस कितनी रहेगी? फीस आपकी टोटल हम बता दें 8000 है। ये तो फीस लास्ट ईयर की अपन यही ले रहे थे ना, उसमें कुछ भी नहीं बढ़ाया मैंने। ये फीस जो लास्ट ईयर 9th में पढ़ रहे थे उन्हें भी याद होगा, यही फीस थी, तो इसलिए चलो तुम शायद नए हो गए। कौन बोल रहा था ये, क्या नाम था आपका बेटा? सर अभिषेक भदौरिया। अच्छा अभिषेक, ठीक है। नहीं तो लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ज्यादातर लोग तो वही पुराने 9th वाले, लास्ट ईयर इनसे मैंने 8000 लिए थे और इसलिए उसमें मैंने कहीं भी कोई भी मैं कह दूँ इंक्रीमेंट नहीं किया है। पिछले साल तो इन्हें शायद रजिस्ट्रेशन के और एक्स्ट्रा ही लगे थे, इस बार तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो इस तरह से 200-300 रुपये तो इनकी कम ही हो गए टोटल में। खैर कोई दिक्कत नहीं, वो 8000 ही फीस है, तो इसका एक पार्ट आप जमा कराएंगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, जो मैंने आपसे पहले कहा। कोई जबरन नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं करो, है ना। सर कितने 2000 और 3000? 2 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 2 से लेके 8 तक एनी अमाउंट इज एक्सेप्टेबल। एंड इफ somebody wants to pay more than 8000 then he or she is most welcome। लो अब सन्नाटा, अब कोई नहीं बोल लेस देन 2000? अब कोई नहीं बोलने वाला था 8000 ज्यादा। हाँ अरे लेस देन 2000 लेगा, लेस देन 2000 बेटा किसी ने 5 रुपए का यूपीआई किया तो उसका क्या करूंगा टिक्की पीने लायक भी मामला नहीं बनेगा ठीक है। तो चलो समझ में आ गया। चलो इसके आगे एक काम करेंगे, हल्का सा शीट पढ़ लीजिएगा। अगले टर्न पे जरा सा पार्ट बचा है, प्लांट का आधा पेज और आधा पेज ह्यूमन का, तो उसको अगले टर्न को उठा के हम खत्म कर देंगे और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें यहीं विराम ले लेते हैं।